डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना और कानूनों को लागू करना। इसके लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कार्य करते हैं। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को और लागू किए हुए कानूनों को संविधान सम्मत और संविधान के अंतर्गत ही होने की जांच करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से सरकार की इन शक्तियों पर कि वो किस प्रकार अपना कार्य करें या किस प्रकार के कानून बनाए और उन्हें लागू करें, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। पहला तो संविधान के आधार पर उनकी परख करना। दूसरा, सरकार के तीनों अंगों को पृथक करके उनके बीच में इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना कि कोई भी सरकार का एक अंग निरंकुश ना हो जाए। और तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय व अधिकृत न्यायालय जो होते हैं वो मूल रूप से ये कार्य करते हैं कि संविधान और की निष्ठा, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की पवित्रता बनी रहे। कैसे? कि किसी भी प्रकार से संघीय व्यवस्थापिकाएं और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सीमाओं के अंतर्गत हो, संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत हो, संविधान के अनुकूल अनुरूप हो और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो। तो इस दृष्टि से यदि कोई भी संघीय व्यवस्थापिका या राज्य विधानमंडलों के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए, कोई भी कार्य ऐसा किया जाए, कोई भी विधि ऐसी हो जो असंवैधानिक हो, तो उसे रद्द करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यही सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः न्यायिक पुनरावलोकन का ये सिद्धांत 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसिन केस के तहत उभर कर आया। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कोविन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में स्पष्ट किया है कि वस्तुतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वह शक्ति होती है जो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। देखिए, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कानून बनाने की भी शक्ति है और कानूनों को लागू करने की भी शक्ति है। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की दोनों की शक्तियाँ निर्माण और प्रक्रिया के संबंध में संविधान के अनुकूल न होने पर अवैध घोषित की जाने की स्थिति में आ सकती हैं। इस दृष्टि से जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, इसका सर्वप्रथम उदय संयुक्त राज्य में हुआ और इसके अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और इस केस में जो मुख्य न्यायाधीश मार्शल थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि वस्तुतः संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार का लेख पत्र है जो ये तय करता है कि शासन किस प्रकार अपनी शक्तियों को मर्यादित करके कार्य करेगा। अर्थात सरकार किस प्रकार अपनी एक मर्यादित और सीमित शक्तियों के बीच में ही कानून बना सकती है। तो इस अर्थ में जो सर्वोच्च हो गया वो देश का कानून सर्वोच्च हो गया। इसलिए कांग्रेस द्वारा, विशेषकर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस द्वारा कोई भी बनाया हुआ कानून संविधान के बनाए हुए कानून, संविधान में वर्णित कानून या आदर्शों के से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो इस संदर्भ में जो भी कानून संविधान के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल है, अवैध है, उसकी प्रक्रिया अवैध है, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, इसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी सिद्धांत को, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को हम दूसरे देशों में भी देखते हैं जो वहाँ के संविधान की रक्षा के लिए भी प्रतिपादित किया गया है। यहाँ हम तुलना कर सकते हैं अमेरिका के व्यवस्था की, संवैधानिक व्यवस्था की और भारत की संवैधानिक व्यवस्था की। जहाँ तक अमेरिका के न्यायपालिका के संबंध की बात है, अमेरिका की न्यायपालिका केवल उन्हीं कानूनों की जांच करती है जिन कानूनों का निर्माण विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर हुआ हो अथवा नहीं। मतलब ये देखने का कार्य करती है भाई जो भी कानून है वे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हैं अथवा नहीं हैं। लेकिन इस संदर्भ में भारत में थोड़ी सी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जबकि भारत में जो न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है वो इस आधार पर करती है कि वो जो कानून है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है या नहीं है, अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इस सीमित शक्ति के आधार पर भी न्यायपालिका द्वारा संसद के जो बनाए हुए कानून होते हैं उनको घोषित किया जा सकता है। कहने का आशय ये कि तुलनात्मक रूप से
विधि की उचित प्रक्रिया का पालन संयुक्त राज्य में अमेरिका के संविधान में और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन भारत के संविधान में किया जाता है। लेकिन दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं, दोनों ही जो सिद्धांत हैं, उनका मूल संबंध न्याय पुनरावलोकन से इस आधार पर है कि दोनों ही संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए ऐसे किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार न्यायपालिका को देती है। यद्यपि न्यायपालिका के सिद्धांत की न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है और ये माना जाता है कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा और कोई भी दूसरा अंग, मान लीजिए व्यवस्थापिका है तो वो कार्यपालिका से, कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे, कोई एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वह व्यवहार रूप में न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर शक्ति प्रदान करता है। तो आलोचकों का ये मत है कि ये मूल रूप से शक्ति पृथक्करण की धारणा के प्रतिकूल हो जाता है। जहाँ तक हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत की जो संसद है वो देश की प्रतिनिधि संसद होती है। तो इस अर्थ में जनप्रतिनिधियों के समूह की ये जो संस्था होती है ये पूरे देश का नेतृत्व करती है। तो जब ये राष्ट्र और लोकपद का प्रतिनिधित्व करती है तो इसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को सर्वोच्च माना जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है कि सर्वोच्च अगर संविधान है तो फिर लोकमत, लोक भावना और लोकतंत्र का उल्लंघन होने को हम किस संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। वस्तुतः कई बार ऐसा हुआ है कि जितने भी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं जो प्रगतिशील कानूनों की श्रेणी में रखे जाते थे, लेकिन बाद में उसको संविधान के तहत अवैध घोषित कर दिया गया। यहाँ इस संदर्भ में हम कुछ ऐसे कानूनों को, जैसे 1950-51 में जमींदारी और जागीरदारी कानून के अंतर्गत कुछ भूमि सुधार कानूनों का अवैध घोषित किया गया। इसी प्रकार 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण प्रीमियम पर्स के अंत संबंधी आदेशों का अवैध घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई ऐसे परिचय दिए, जैसे गोलकनाथ विवाद में भी 6-5 के बहुमत से निर्णय देकर किया गया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता हो। तो कई बार ऐसे जो प्रोग्रेसिव लॉज बनाए जाते हैं उनको भी सर्वोच्च न्यायालय अपने जो संवैधानिक वो है, संविधान की सर्वोच्चता है, उसको बरकरार रखने के लिए करती है। कई बार ऐसे भी निर्णय किए जाते हैं जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि जिस प्रकार ये प्रगतिशीलता में बाधक हैं उसी प्रकार कई बार निर्णयों में एकरूपता भी दिखने को नहीं मिलती और जो आधार होते हैं निर्णयों के वो राजनीतिक आधार हो जाते हैं या सामाजिक आधार हो जाते हैं, वो उतने विधिक आधारों को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1952 और 1965 में निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा संशोधित कर सकती है, लेकिन 1967 में बहुमत निर्णय में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। तो एक तरीके का मतलब कई बार जो निर्णय हैं वो एकरूपता के अभाव को भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसी आलोचना इनकी की जाती है। और कई बार कहा जाता है कि यद्यपि निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर जो निर्णयों को अवैध घोषित किया जाता है वो भी आवश्यक नहीं है कि वो जो दोबारा किए जाते हैं निर्णय वो विवेक सम्मत हों ही। तो आलोचकों का ये मत है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के पीछे सामाजिक और राजनीतिक जो कारक होते हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने लग जाते हैं। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन के जो सिद्धांत है उसका एक पुनः विश्लेषण किया जाना आवश्यक होते हैं। लेकिन किए गए इन आलोचनाओं के आधार पर हम ये नहीं मान सकते हैं कि न्याय पुनरावलोकन के सिद्धांत का महत्व नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है उसी में ही संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भाव निहित है, वही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि सरकार चुनना और सरकार बनना और सरकार बदलना, तीनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आमूलचूल रूप से जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है संविधान की गतिशीलता बनी रहना। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत न केवल संविधान की रक्षा करता है बल्कि संविधानवाद की भी रक्षा करता है।